नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबको पता है, हम इस YouTube चैनल पर डिटेल में सॉल्यूशन करते हैं हिंदी साहित्य का जो भी एग्ज़ाम होता है उसका। ठीक है, इससे पहले जो भी आपको PDF मिली है, अगर उसमें आपको वीडियो में देखने में दिक्कत हो रही हो थोड़ा सा, तो 360 पिक्सल से थोड़ा सा उसका जो साइज़ है, ग्राफिक साइज़ है, वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आप, है ना। 720 पिक्सल कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको आराम से मतलब वीडियो में जो PDF है वो दिख जाएगी। वो PDF है, वो ओरिजिनल PDF है दोस्तों, जो कि UGC नेट के द्वारा प्रोवाइड की गई है। उनकी साइट से हमने डाउनलोड की थी, तो वो PDF है। और आज हम जो पेपर करने जा रहे हैं, दिसंबर 2019 में हुआ था ये एग्ज़ाम। इसका डिटेल में सॉल्यूशन देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस कहानी में नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है। इसमें एक आदमी होता है गजाधर बाबू दोस्तों। वापसी कहानी की बात की जा रही है। ये रिटायर्ड होकर आते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, उसके बाद ये रिटायर्ड होकर अपने घर में आते हैं। तो इनको लगता है कि यार मेरे घर में मेरे लिए कोई जगह है ही नहीं। ये बड़े उत्सुक होते हैं अपने घर में आने के लिए, लेकिन इनको लगता है कि यार किस प्रकार से, क्योंकि बड़े बुजुर्गों को हम अलग फील करवाते हैं ना कहीं ढांचे से बाहर। तो वापसी कहानी है, उषा प्रेमवदा की कहानी है। ठीक है ना, आधुनिक भाव बहुत को दिखाने वाली कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है दोस्तों ये, है ना। तो बहुत बार इसका प्रश्न आया, याद रखना। वापसी उषा प्रेमवदा की कहानी है ये, और गजाधर बाबू इसके मुख्य पात्रों में से एक है। चीप की दावत आपको पता होगा इसे। भीष्म साहनी कहानी है, भीष्म साहनी। शामनाथ इसका प्रमुख पात्र है, एक बूढ़ी माँ होती है इसकी। ठीक है ना, वृद्धों की अवस्था दिखाई गई है, किस प्रकार से मध्य वर्गीय परिवार में वृद्धों की क्या अवस्था होती है। दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है ये, अमरकांत। और बूढ़ी काकी अपने प्रेमचंद की कहानी है। 1920 इसका प्रकाशन वर्ष है, 1920। ठीक है, बूढ़ी काकी याद रखना, बूढ़ी काकी 20 साल की, ऐसे याद रखना। प्रेमचंद की किन कहानियों में देसी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चरण मिलता है। सबसे पहली बात तो ये निकलती है कि प्रेमचंद ने कभी भी ऐतिहासिक उपन्यास नहीं लिखे हैं, और ऐतिहासिक कहानियां बहुत कम लिखी हैं, क्योंकि जब भी लिखी है उन्होंने, वो खुल के सामने नहीं आ पाया है। मतलब उन्होंने, उनका जो प्रेमचंद का जो रुतबा है ना, वो पेश नहीं हो पाया है कहीं ना कहीं पे। लेकिन जो यहाँ सही उत्तर होगा, देशी रियासतों का राजाओं का चरित्र। तो रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी, नाम से पता चल रहा होगा आपको। ये ए और सी सही उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ पे ए और सी। ठीक है, पंच परमेश्वर और बड़े भाई साहब, ये भी प्रेमचंद की कहानियां, याद रखना। तीसरा प्रश्न देखिए, द्विवेदी कालीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। देखो, द्विवेदी काल 1900 से लेकर 1918 तक इसका समय होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी काल पड़ता है। ठीक है, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं, जो इसका स्वर्ण काल माना जाता है देखा जाए तो समाज सुधार और तीव्रतात्मकता, यानी कि लंबे लंबे वाक्यों के साथ रचना करना, ये कहीं ना कहीं द्विवेदी युगीन कविता के मुख्य प्रवृत्तियों में शामिल था। ये समाज सुधार और तीव्रतात्मकता। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता द्विवेदी कालीन के साथ साथ एक समानांतर चलने वाली एक धारा थी, जिसके मुख्य कवि श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि थे। ठीक है ना, स्वच्छंदतावाद के। तो ये स्वच्छंदतावाद जो है ना, ये अलग चीज़ है ना। और गीतिक काव्य की प्रचुरता ये छायावाद में पाई जाती है। तो ए और डी ये दो ही उत्तर सही होगा यहाँ पे। ठीक है, द्विवेदी युगीन की। चौथा ऑप्शन देखे, चौथा प्रश्न देखिए, बिंब के अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। बिंब के अनिवार्य तत्व, देखो बिंब क्या होता है ना, एक प्रकार से एक ऐसी अमूर्त चीज होती है। जैसे मान लो राम और रावण का युद्ध हो रहा है। अब आपको राम और रावण का युद्ध हो रहा है ये आपको पता है, लेकिन राम रावण के युद्ध के पीछे क्या परिदृश्य है, कि घटा छाई हुई है एकदम, आकाश तांडव कर रहा है। इस प्रकार का जब हम चित्र बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बिंब, यानी कि चीजों को मूर्त रूप देना, अमूर्त रूप को, है ना। अब आकाश किस प्रकार से मतलब तांडव कर सकता है ये आपको थोड़े पता चलेगा, लेकिन अमूर्त चीज को मूर्त भाव देने के लिए बिंब का अनिवार्य तत्व है ना। तो बिंब जरूरी है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, कल्पना। कल्पना होगा, और दूसरा होगा इंद्रियता, क्योंकि आप अपने शरीर में उस चीज़ को रोमांच लेकर आओगे, उसमें कहीं ना कहीं अपनी इंद्रियों से महसूस करोगे, तभी तो उस चीज़ को फील कर पाओगे आप। तो बी और डी यहाँ पे सही उत्तर होगा बिंब, बिंब के अनिवार्य तत्व, है ना। बिंबवाद के प्रवर्तक कौन है, एजरा पाउंड। एजरा पाउंड बिंबवाद के प्रवर्तक, याद रखना, एजरा पाउंड, है ना। विवरणात्मकता और सपाट बयानी, गलत हो जाएगा। विवरणात्मकता ये तो कहीं ना कहीं निबंध का तत्व है, और सपाट बयानी ये साठोत्तरी कविता में कहीं ना कहीं सपाट बयानी दिखती है अपन को। सपाट बयानी का मतलब होता है सीधे सीधे बात करना, गद्य की भाषा में बात करना। कविता है फिर भी गद्य की भाषा में बात करना, सपाट बयानी कहलाती है वो। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी और डी। इसमें आंसर क्या दे रखा है, बी और ए, गलत है ये। ठीक है ना, बी और डी इसका सही उत्तर होगा, इसमें गलत दे रखा है ये। पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, ए, बी और डी, है ना। बी गलत दे रखा है यहाँ पे, गलत है ना। तो कभी कभी ये जो किताबें दी हुई हैं कहीं ना कहीं इनको भी थोड़ा सा पूरा भरोसा मत किया करो इनके ऊपर, है ना।
अगला प्रश्न देखिए, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति अभिव्यंजनावाद 1866 में जन्म हुआ था इनका, ये सिद्धांत दिया था क्रोचे ने। ठीक है ना, क्रोचे का सिद्धांत है सहजानुभूति या अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत। 1866 में कवि क्रोचे का जन्म हुआ है। इनकी फेमस जो किताब है उसका नाम है एस्थेटिक। याद रख लेना, लाखों बार एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आता रहेगा। एस्थेटिक, एस्थेटिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको जमाना है। ठीक है, शिरीष की याद है, निबंध संग्रह का क्रम बताना है। ठीक है, अर्धनारीश्वर, अशोक के फूल, श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ ये किनका है? ये महादेवी वर्मा का है। ये क्या है? ये महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह है। ये श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में। अशोक के फूल मैंने आपको बता रखा है 1948 में है। निबंध संग्रह है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का 1948 में। 1952 में इनका कल्पलता है। फिर कूटज भी है, साहित्य सहचर भी है, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, ये सारे के सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है। ठीक है, अर्धनारीश्वर आपको पता होगा इसे। अगर निबंध की बात करेंगे तो हम दिनकर के पास जाएंगे 1952 में। 1952 में दिनकर ने एक निबंध लिखा था अर्धनारीश्वर के नाम से। लेकिन उपन्यास की बात जाएंगे तो विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है अर्धनारीश्वर। कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों का से एक ही चीज़ पूछी जाएगी। ठीक है, और चौथी रचना देगी शिरीष की याद है, कब आई? 95 में। शिरीष की याद आई 95 में। विद्यानिवास मिश्र के फेमस निबंधों में से एक है ये, शिरीष की याद आई। 1995 शिरीष की याद आई। ठीक है, मिलान कर लेना, यही सही उत्तर हो जाएगा। भूलना मत, बार बार वीडियो को जरूर देखना, तभी चीज़ें याद होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, असिस्टेंट प्रोफेसर की, चाहे पीएचडी एंट्रेंस की, चाहे किसी भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ, सब में इम्पोर्टेंट है ये चीज़। यहाँ पे दिया हुआ है, एक तर्क दे रखा है और एक स्थापना दी हुई है कि दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही हो। ठीक है, सही कथन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दलित साहित्य मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। दोनों कथन सही है दोस्तों, ये है ना। दलित चिंतन में जो कहीं ना कहीं साहित्य और में अभिव्यक्त जो मनुष्य है वो गांधी का हरिजन होना चाहिए। कहीं ना कहीं गांधी ने जो हरिजन की परिभाषा दी है, और जो दलित साहित्य है ना वो सबसे ज़्यादा बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को अपनाया है, कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित है। अगर प्रश्न आ जाए कि दलित साहित्य कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से प्रभावित है तो गलत, राम मनोहर लोहिया से प्रभावित है तो भी गलत हो जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा वहाँ कोई दूसरा नाम नहीं आएगा। दोनों कथन सही हो जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के यात्रा वृत्तांत कौन कौन से हैं? ठीक है, हिंदी के यात्रा वृत्तांत है ना, याद हो कि नहीं याद हो, काशीनाथ की रचनाएं, ये तो संस्मरण है ना। और जिनकी याद हमेशा रहेगी, ये भी संस्मरण है। ठीक है, ये दोनों अरे यायावर याद रहेंगे, और आखिरी चट्टान तक अरे यायावर याद रहेगा 1961 प्रकाशन वर्ष से। अज्ञेय का यात्रा वृत्तांत है ये। ठीक है, भारतीय यात्राओं का है इसमें। अज्ञेय के 2 यात्रा वृत्तांत है, अरे यायावर याद रहेगा, बूंद और समुद्र, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, और आखिरी चट्टान तक, ये किसका आखिरी चट्टान तक? मोहन राकेश का है ये, है ना, मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो बी और सी सही उत्तर हो जाएगा इसका, बी और सी। ठीक है, कौन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? बी और सी। ये दे रखा है यहाँ पे, याद हो कि नहीं याद हो, संस्मरण काशीनाथ सिंह का हो गया, अरे यायावर याद रहेगा, आखिरी चट्टान तक, जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय। ठीक है, जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय, वही थे जो प्रेमचंद के पुत्र थे। ठीक है, प्रेमचंद के। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य कौन कौन से हैं? यहाँ पे काव्य बताने के काव्य कौन कौन से हैं जयशंकर प्रसाद के। देखो, हमको पता है कि तितली, इरावती और कंकाल, ये तो उनके 3 उपन्यास थे। इरावती उनका अधूरा उपन्यास था। ठीक है, तो तितली और उर्वशी, ये तो तितली और इरावती ये वैसे ही गलत हो गया। उर्वशी 1909 में लिखा गया इनका काव्य है, और झरना 1918 में लिखा गया छायावाद का पहला काव्य है। बी और डी सही उत्तर हो जाएगा, बी और डी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बी। निम्नलिखित में से गीति नाट्य कौन कौन से हैं ये बताना है, गीति नाट्य। ठीक है, तो देखो, नेपथ्य राग ये मीराकांत का उपन्यास हो जाएगा, मीराकांत का। ठीक है, और त्रिशंकु ये मन्नू भंडारी की कहानी है। बचा कौन सा? ए और बी। ठीक है, ए और बी ये दोनों गीति नाट्य हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखना, ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये देखिए, अग्नि लीक जो है वो किसका है? भारत भूषण अग्रवाल का है। उन्मुक्त, उन्मुक्त का प्रश्न पिछली बार आया था कि हिंसा नल से शांत नहीं होता, हिंसा नल, है ना। तो ये इसमें किसमें पक जाती है? वो उन्मुक्त का गीति नाट्य में। ठीक है ना। और सिया रामचरण गुप्त का है उन्मुक्त। अग्नि लीक भारत भूषण अग्रवाल का है। नेपथ्य राग नाटक है, सॉरी है ना, नाटक है मीराकांत का। मीराकांत स्त्री है ये। ठीक है ना, स्त्री रचनाकार है मीराकांत। और त्रिशंकु
निबंध की बात करें तो अज्ञेय का नाम आएगा, लेकिन अगर मान लो कहानी की बात करें त्रिशंकु की तो ये मनु भंडारी का नाम आएगा, याद रखना। और नाटक भी है त्रिशंकु नाम से ब्रिजनंदन शाह का, ठीक है ना। अगला प्रश्न दिया हुआ है 11वां, मिलान करना है। चलो ठीक है, मिलान कर लेते हैं। पंडित सहल सत्य बखाने, है ना, देही बुद्धि बसंत न जाने, कि पंडित को पता तो है नहीं कि बसंत कब आएगा कब आएगा, और अपनी बुद्धि से कुछ ही राह पलट रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं ब्राह्मण और पंडितों का कहीं ना कहीं इन्होंने खंडन किया है। किस कौन है ये? सरपाई है। सिद्ध साहित्य में कहीं ना कहीं शास्त्रवाद का और ये दिखावे का जो भी था उनका खंडन किया है। 12 बरस ले कुकर जिए, 13 बरस ले जिए सियार, है ना। तो ये हो जाएगा जगन की पंक्तियाँ ही हैं, बहुत फेमस पंक्तियाँ ही हैं। आला खंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बड़ कौशल तुम राधे कीनी कन्हई लोचन आधे, है ना। ये विद्यापति की पंक्तियाँ हैं, ये विद्यापति की। और जाति ओछा ओछा जन्म हमारा, रैदास की पंक्तियाँ हैं ये। रैदास जो कि चमार जाति से थे, चर्म जाति से थे ये, तो उनकी पंक्तियाँ हैं ये, है ना। तो ए में 2, बी में 3, सी में 5, 4, डी में 5, है ना। तो ये हो जाएगा अपना ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5, पहला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अच्छी हिंदी बस एक ही आदमी लिखता है, ये किस आलोचक ने, किस आलोचक के बारे में कहा है? देखो दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त की एक बार एक बहस हो गई थी। किस चीज़ को लेकर हुई थी? शब्द, किसी एक शब्द था अनिश्चितता शब्द को लेकर, अनिश्चितता शब्द को लेकर, अनिश्चितता। ये वैचारिक बहस है, वैचारिक, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि सामने बैठ बैठ के लड़ रहे हैं ये दोनों, है ना। वैचारिक बहस है। ये अपनी पत्रिका में कुछ लिखते थे, वो अपनी पत्रिका में कुछ लिखते थे, और ये 10 साल तक बहस चली थी ये, ठीक है ना। तो बहस किसके किसके बीच में हुई थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद के बारे में। और लास्ट में निष्कर्ष ये निकलता है, कुछ भी याद रखो आप, पर ये याद जरूर रखना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, ठीक है ना। उसका नाम हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1865 में हुआ था, और बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 1875 में हुआ था। 1875 में होता है, 65 में हुआ था। ये कन्फ्यूजन है अभी मुझे, है ना। आप कमेंट करके बताओ कि 1865 में हुआ था या 1875 में हुआ था। 1865 इसका ज़्यादा सही होना चाहिए, 1865 याद रखो आप, ठीक है ना। 1865 में बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था, और 1864 में हुआ था अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, ठीक है ना। भारतेंदु काल और द्विवेदी काल के संक्रमण रेखा पे उपस्थित अंतिम कवि बाल मुकुंद गुप्त ही हैं, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त ये वही है जिन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा लिखा है, ठीक है। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, ये पंक्तियाँ किसकी है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है? एक इतिहास ग्रंथ लिखा है ना, शिव सिंह सरोज के नाम से, ठीक है, शिव सिंह सरोज, ठीक है, शिव प्रसाद सितारे हिंद। निम्नलिखित में से कौन से कथन रामविलास शर्मा के हैं? सही उत्तर का चयन करना है। चलिए बताते हैं कौन सा उत्तर होगा। कि साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जाता है। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न साहित्य के समाज जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है, याद रखना ये, ठीक है ना। और अगला हो जाएगा, वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है। ऐसा संभव है क्या? आप ही खुद सोचो कि वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य की रचना की जा सकती है क्या? नहीं की जा सकती, गलत हो जाएगा ये। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल सही कथन है ये भी एकदम। अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है, कभी भी नहीं समझा जा सकता। बी और डी तो एक जैसी बात है दोस्तों, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगी। बच्चा कौन सा? ए और सी। ये कथन है रामविलास शर्मा के, ठीक है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी सबसे बड़े आलोचक हैं रामविलास शर्मा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, इन कहानियों को अपने कर्म से जमाना है, ठीक है। आपको पता होगा इसे उसने कहा था 1915 में छपी हुई कहानी थी, प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है ये, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। ईदगाह 1933 में छपी हुई बाल मनोविज्ञान को दर्शाती हुई कहानी है ईदगाह। आकाशदीप जो है 1929 में छपी है ये, ठीक है। 1930 दे रखा है, गलत है यहाँ पे ये। 1930 में प्रकाशित कहानी है आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद की कहानी है ये, ठीक है। परिंदे 1956 प्रकाशन वर्ष है इसका, 1956, निर्मल वर्मा की कहानी है ये। आधुनिक भावबोध को व्यक्त करने वाली पहली कहानी है, यानी कि नई कहानी में अगर पहली कहानी मानी जाएगी कि नई कहानी के अंदर पहली कहानी कौन सी है, तो हम नाम लेंगे परिंदे कहानी का, ठीक है। ईदगाह प्रेमचंद की हो गई, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की हो गई, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो सही क्रम हमारा क्या हो जाएगा? उसने कहा था आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे। 16 प्रश्न देखो, भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, ठीक है, सही कथन का चयन करना है, ठीक है।
भारत भारती की रचना मुसद्दस से मुद्दो जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। भारत भारती की रचना मुसद्दस जे, ये सही कथन है बिल्कुल, ठीक है ना। एक रचना लिखी गई थी उर्दू में, उसके बाद उससे प्रेरणा लेकर कहीं ना कहीं भारत भारती रचना की गई थी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को जगाने में ये कृति विफल रही है। कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है क्या दोस्तों, है ना। नेगेटिव कैसे बोल सकते हैं किसी भी रचना के बारे में। गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से प्रभावित थे। चलिए ठीक है, इसमें आद्य अंत तक ये सही कथन है ना, कि गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी से भी प्रभावित थे, ये भी सही कथन है। और इसमें आदि से अंत तक भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया, ये गलत है, ठीक है ना। इसमें कहीं ना कहीं अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों का वर्णन किया गया है, और सारी जो वर्णन है वो दयनीय स्थिति का ही वर्णन नहीं है, सभी प्रकार की स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए और सी, ए और सी। भारत भारती 1912 में लिखा गया काव्य है, ये किसका है, ये मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का, ए और सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दलित जीवन पर आधारित उपन्यास कौन कौन से इनमें से, है ना। देखो धरती दन्ना अपना 1972 में लिखा गया उपन्यास है, ये किसका है, ये रामविलास शर्मा का, है ना। धरती धन्ना अपना ये किसका है, ये जगदीश चंद्र का है, ये है ना, जगदीश चंद्र का, 1972 जगदीश चंद्र का, ठीक है। इसके बाद अगला है गिरिराज किशोर का यथा प्रस्तावित, ये किसका हो जाएगा, गिरिराज किशोर का। ये दोनों के दोनों दलित जीवन पर आधारित है। ठीकरे की मंगनी और कठगुलाब ये नहीं होंगे दोनों, ठीक है ना। ठीकरे की मंगनी किसका है, ये नासिरा शर्मा का। अब कठगुलाब किसका है, गुलाब कैसा होता है, मृदुल होता है ना एकदम, बिल्कुल, तो मृदुला गर्ग याद रखना, ठीक है। ये रहा नीचे दे रखा है, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा, कठगुलाब मृदुला गर्ग, धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र, और यथा प्रस्तावित गिरिराज किशोर का उपन्यास है ये। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इन नाटकों को सही क्रम में जमाना है। सारे के सारे नाटक ये भीष्म साहनी के नाटक है। ये भीष्म साहनी का एक उपन्यास है तमस, आपको पता होगा, 1973 में प्रकाशित हुआ था, जिसको साहित्य अकादमी मिला था 1975 में। हानुस नाटक की बात करें तो हानुस नाटक 1977 में छपा था इनका हानुस। माधवी 1985 में। इससे पहले एक इनका नाटक आता है 1981 में, कौन सा, कबीरा खड़ा बाजार में। कुछ याद रखो मत याद रखो, लेकिन हानुस को और कबीरा खड़ा बाजार को, इसको तो जरूर याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, आगे भी पूछेगा ही सही इनको तो। कबीरा खड़ा बाजार में 1981, हानुस 1977, ये दोनों तो प्रकाशन वर्ष आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, ठीक है। रंग दे बसंती चोला 1998 और आलमगीर 1999, ठीक है। आलमगीर सबसे लास्ट में है ये 1999, ठीक है, याद रखना। क्रम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया आपको, हानुस और एक कौन सा, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, ठीक है। माधवी आप ऐसे याद रखो कि तारक मेहता में माधवी नाम का कैरेक्टर आती है, 85 साल की उसकी उम्र है, ऐसे याद रखो आप उसको, ठीक है। कोलरिज का बताना है, कोलरिज का सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। कोलरिज के सिद्धांत अनुसार है ना, कोलरिज ने कल्पना दार्शनिक चिंतन का परिणाम नहीं है, गलत कथन है दोस्तों। ये कोई भी जो सिद्धांत होता है कहीं ना कहीं दार्शनिक चिंतन का ही परिणाम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और दार्शनिक चिंतन का ही परिणाम है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वो नहीं है दे रखा है इन्होंने। कल्पना कार इतनी प्रतिभा है यही कवि को सृजनात्मक बनाती है, एकदम सही कथन है बिल्कुल। कार इतनी प्रतिभा और भाव इतनी प्रतिभा, दो प्रकार की प्रतिभाएं होती हैं दोस्तों। कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है, कल्पना की मूल प्रकृति केवल अनुकृति परक है, एकदम सही कथन है दोस्तों। क्योंकि किसी चीज़ से कोई चीज़ जुड़ी हुई होती है, फिर वो चीज़ वहाँ जुड़ती है, फिर वहाँ से हमारे पास आती है कल्पना के रूप में, है ना। तो बी और सी सही कथन हो जाएगा। डी हो गया कि कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती, गलत बात है, कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखला भी होती है कहीं ना कहीं, है ना। बी और सी सही उत्तर होगा, सिर्फ सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है अपन देख लेते हैं एक बार। ठीक है, वही बी और सी सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी और सी। कोलरिज वही है जिनका जन्म 1772 में हुआ था। इन्होंने कल्पना सिद्धांत दिया था, कल्पना सिद्धांत के दो भेद बताए थे इन्होंने, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। ऑप्शन में अगर रम्य कल्पना दलित कल्पना था इनको गलत कर देना, वो भेद नहीं है, याद रखना, है ना। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना यही दो भेद है। इनकी एक बुक है बायोग्राफी लिटरेरिया, याद रखना, 1817 में प्रकाशन हुआ था उसका, 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया। लाखों बार एग्जाम में पूछी गई है, आगे भी पूछी जाएगी। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कौन कौन से नहीं है, ठीक है। अच्छा कौन कौन से, क्या एक ही नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है। रसात्मक बोध के विविध स्वरूप ये भी है,
साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद ये भी है। काव्य में लोकमंगल के साधना अवस्था है। ये तीनों निबंध रामचंद्र शुक्ल के हैं। सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध ये दोस्तों अज्ञेय का निबंध है, ये अज्ञेय का, ठीक है ना, अज्ञेय का निबंध है ये सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। 21वां प्रश्न देखिए, किस आचार्य ने शक्ति, लोक, व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यांगों की शिक्षा प्राप्त कर किए गए अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि माँ सबसे बड़ी शक्ति होती है और शक्ति को प्रतिभा के रूप में किसने माना है? मम्मट ने माना है। किसने माना है? मम्मट ने। देखो 3 प्रकार की काव्य हेतु माने गए हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसमें से प्रतिभा का जो दूसरा नाम दिया है ना वो शक्ति दिया है। किसने दिया है ये शक्ति? मम्मट ने, ठीक है ना। और बाकी सब चीज़ों को लोक व्यवहार दिया है और बाकी एक चीज़ को दिया है निपुणता। अभ्यास को निपुणता, लोक व्यवहार आदि और शक्ति, ये 3 नाम लिए हैं। मतलब सबने तो कहा बोला प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 भेद होते हैं काव्य हेतु के। लेकिन मम्मट ने कहा नहीं भाई मैं तो अलग हूँ, मैं अलग बताऊंगा। तो शक्ति, लोक व्यवहार आदि और निपुणता ये बताएं मम्मट। याद रखना माँ सबसे बड़ी शक्ति होती है, तो यहाँ से मम्मट सही उत्तर हो जाएगा। मम्मट वही है जिन्होंने काव्य प्रकाश रचना लिखी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना अरबी। प्रश्न आ जाए अरबी किस परिवार की भाषा है? तो अरबी जो है वो शामी परिवार की भाषा है, शामी परिवार की भाषा। प्रश्न ये आएगा जबकि कि आर्य परिवार की भाषाओं में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन में अरबी और फारसी दोनों ऑप्शन में दिए हुए होंगे, ठीक है ना। लेकिन चयन आपको फारसी करना है क्योंकि फारसी जो है वो आर्य परिवार की भाषाओं में शामिल भाषा है, जबकि अरबी नहीं है क्योंकि अरबी शामी परिवार की भाषाओं में है। बाकी अगर बात करूँ संस्कृत की, तो संस्कृत भी शामी परिवार की भाषाओं में शामिल है। संस्कृत भी है, अंग्रेजी भी है, याद रखना है ना, लेटिन भी है। कंफ्यूज मत होना ना कि अंग्रेजी तो नहीं होगी, अंग्रेजी भी है। अगला प्रश्न देखो आप, ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द दे रखे हैं, देख लो आप। हिंदी में तो शब्द हो गए आन, गोबर, गुड़, घोड़ा, सुई, खीर, भात आदि। फारसी में हो गए कबूतर, कमीना, खरगोश, आमदनी, हफ्ता। अरबी में हो गए वकील, अदालत, एहसास, गरीब, इस्तीफा, औरत, अखबार, ये सब है ना। तुर्की में हो गए चाकू, कैंची, तोप, बंदूक, बारूद, कालीन, गलीचा, उर्दू। अगला प्रश्न देखो आप, 23वां प्रश्न क्या कहता है? स्थापना और तर्क। जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे नाटक में रस की, एकदम सही कथन नहीं है। जैसे विश्व में एक विश्व आत्मा होती है ना कोई सबसे सुपीरियर शक्ति होती है ना, एक सुपीरियर पावर, वैसे नाटक में तो सबसे सुपीरियर पावर होती है वो रस है, कहीं ना कहीं सही कथन है। क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है ना। संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये गलत हो सकता है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ए सही और आर सही, अच्छा दोनों सही है, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि क्योंकि संघर्ष की, यहाँ संघर्ष का मतलब कोई युद्ध वाला संघर्ष नहीं है, यहाँ पे सभी प्रकार का संघर्ष आ गया इसके अंदर, करुणा, वीर, सभी प्रकार का, ठीक है ना। तो संघर्ष की नाट्य स्थिति में रसास्वादन, तो देखो संघर्ष होगा ना जब दो पाठक के बीच में या श्रोता के बीच में और नाटक करने वालों के बीच में, तो उस संघर्ष को बोला है, मतलब क्रियाकलाप है ना एक प्रकार से, फिर वो किसी भी रस में हो सकता है, तभी रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती है। तो सही कथन नहीं है ना। यहाँ संघर्ष को तो युद्ध से मत लेना, नाटक में तो सभी प्रकार के भाव होते हैं, सभी प्रकार के रस होते हैं ना दोस्तों, कोई वीरी रस तो नहीं होता ना, इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भरत के द्वारा निर्दिष्ट सात्विक भावों में कौन कौन से हैं? ठीक है, सात्विक भावों की दोस्तों, सात्विक भावों की संख्या 8 मानी गई है, ठीक है। इनमें से कौन कौन सा है बताते हैं। स्वेद रति, रति तो आपको पता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया, तो स्थायी भाव कभी भी सात्विक भाव नहीं हो सकता, पहला गलत हो गया। दूसरा स्तंभ, स्तंभ, रोमांच, निर्वेद, निर्वेद भी आपको पता होगा शांत रस का स्थायी भाव है, ये वैसे गलत हो गया। तीसरा देखो आप, वेपथु, वेवर्ण, अश्रु, रोमांच, स्तंभ, ये सही उत्तर हो जाएगा। और चौथा है व्रीड़ा, वेपथु, वेवर्ण, असूया, असूया भी एक प्रकार का भाव है, स्वतंत्र भाव जो होता है ना उसको असूया भाव बोलते हैं, गलत हो जाएगा। सी उत्तर सही होगा, ठीक है ना। सात्विक भाव क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको, कि सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं, अर्थात कायिक चेष्टा मतलब हमारे शरीर के अंदर से ऐसी ऐसी चीज़ें उत्पन्न होना जो पे हमारा बस नहीं होता है, जो हमारे वश में नहीं होती, जो हम चाहते हैं तब नहीं आती, वो अपने आप होती है, वो होती ही रहती है जब किसी प्रकार से सत्व का योग होता है, उसके सात्विक भाव होते हैं। स्तंभ, जैसे कि मान लो आपने कोई घटना सुनी, किसी के बारे में सुना, आपका रिजल्ट आ गया, आपका यूजीसी नेट में हो गया, जेआरएफ क्लियर हो गया, तो आप एकदम स्तंभ हो जाओगे ना, आपके वश में तो नहीं है ना वो चीज़, उसे बोलते हैं स्तंभ होना। स्वेद, पसीना आना, रोमांच का भाव, रोमांच होना एक प्रकार से, ठीक है ना, कि एकदम खुश होना, एकदम बिल्कुल रोमांच के भाव भाव से, रोमांच अलग है, रोमांच अलग है, याद रखना रोमांच। स्वरभंग, बोलते बोलते ततुलाना, शब्द ही नहीं मिलते आपको, ऐसा है बिल्कुल।
वेपथु, वेवर्णे, वेवर्णे वही होता है जिसमें आपके शरीर पे पीलापन आ जाता है, चेहरे पे, है ना, बोलते वक्त पीलापन आ जाता है। वेपथु का मतलब होता है कांपना, कांपना, कंपन होना, है ना, आपके वश में नहीं है कांपना भी, अश्रु भी आपके वश में नहीं है। और प्रलय का अर्थ होता है यहाँ पे मरण, मरण या फिर एक प्रकार की ऐसी जड़ता जिसमें आदमी को होश नहीं होता, ठीक है ना, प्रलय। ये 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं। आवारा मसीहा किस प्रकार के साहित्यकार की है? लाखों बार एग्जाम में आया, शरद चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है ये, और विष्णु प्रभाकर इसके लेखक है। 1934 का प्रकाशन वर्ष है। निम्नलिखित कवियों का जन्म के अनुसार जमाना है, ठीक है। आपको पता होगा सबसे पहले भरत मुनि आए थे, भरत मुनि के बाद भामह, फिर भामह के बाद दंडी, भरत मुनि फिर भामह 6वीं शताब्दी, फिर दंडी 7वीं शताब्दी। इन सब में दंडी सबसे सीनियर है। दंडी कहाँ पर? चौथे ऑप्शन में, ये रहा डी वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब मिलान कर लेते हैं, ठीक है। दंडी 7वीं शताब्दी, काव्यदर्श के रचनाकार, काव्यदर्श इनकी पुस्तक है काव्यदर्श, अलंकारवादी आचार्य हैं। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी के ध्वनि के आचार्य हैं, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के 10वीं-11वीं शताब्दी, वक्रोक्ति। रुय्यक जो हो गए 12वीं शताब्दी के आचार्य हैं, रुय्यक 12वीं शताब्दी के। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि रचना किस प्रकार से करता है, ठीक है। सही उत्तर का चयन करना है। किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति की प्रेरित और अभिभूत होकर, किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर, एक सेकंड इसको होल्ड करते हैं एक बार, ठीक है ना। सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और देवी शक्ति से अभिभूत होकर देवी शक्ति की भूमिका से निरपेक्ष कलात्मक प्रेरणा द्वारा और अपनी वैज्ञानिक ज्ञान के, ये तीनों गलत हो जाएगा। इसमें दे रखा है क्योंकि प्लेटो का मानना है कि कोई भी इंसान अगर रचना करता है तो सिर्फ वो देवी शक्ति के प्रेरित होकर ही कर सकता है। एक देवी शक्ति होती है जिसे मिमेसिस बोलते हैं, मिमेसिस, है ना, उसके थ्रू ही वो रचना कर सकता है, ठीक है ना। किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा और देवी शक्ति से अभिभूत होकर, ये सही नहीं होगा। तो पहला उत्तर क्या होगा 27 में? ए, ठीक है ना। 27 में जो सही उत्तर होगा ए होगा। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक थे। इसे इनकी बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट याद रखना? द रिपब्लिक, द रिपब्लिक, इयोन, इयोन एक इनकी बुक है, ठीक है ना, बहुत फेमस बुक है, याद रखना आप ये। अगला है काव्य कृतियों का मिलान करना है, इनको क्रम से बताना है। चलो ठीक है, देखो आपको पता होगा स्वप्न जो रचना है ना किसकी है? स्वप्न मानसी पथिक राम नरेश त्रिपाठी की है। स्वप्न का प्रकाशन वर्ष है 1929, ठीक है। साकेत का प्रकाशन वर्ष है 1931, ये किसकी हो जाएगी? मैथिली शरण गुप्त की। पल्लव 1928 में लिखी गई है ये, ठीक है। पल्लव 19, अरे यार 1929 में तो स्वप्न, साकेत 1931, मैथिली शरण गुप्त, उर्मिला का विरह काव्य 1928 में लिखा गया है अपने पल्लव, और आंसू लिखा गया है 1925 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा। सबसे पहले आंसू आएगा, तो ये रहा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मिलान करना है, चलो ठीक है, मिलान कर लेते हैं। तमस उपन्यास का है रिचर्ड, भीष्म साहनी का उपन्यास है। राग दरबेरी का हो जाएगा रंगनाथ, महाभोज का सुकुल बाबू, और झूठा सच का हो जाएगा अपना तारा। शेखर किसका हो जाएगा? शेखर एक जीवनी अज्ञेय का, ठीक है, मिलान कर लेना। तमस भीष्म साहनी का, राग दरबार श्रीलाल शुक्ल का, महाभोज किसका है? मन्नू भंडारी का उपन्यास है महाभोज, और झूठा सच किसका है? उपन्यास भी और नाटक भी है। एकमात्र ऐसा उपन्यास जिसका नाट्य रूपांतरण उपन्यास से ज़्यादा फेमस हुआ था वो महाभोज ही है। 1979 इसका प्रकाशन वर्ष है। और झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, मिलान कर लेना। अगला प्रश्न देखो, जन्म वर्ष के अनुसार जमाना है, ठीक है, जमा लेते हैं, कोई दिक्कत। केशव दास का जन्म 1555 में हुआ था। सेनापति का जन्म 1589 में हुआ था, ठीक है, 1589 में। बिहारी का जन्म 1595 में हुआ था। भूषण का जन्म 1613 में हुआ था, 1613 में, याद रखना बिल्कुल। केशव दास 1555, 1589, 1589, 89 है दोस्तों ये, है ना। सेनापति फिर 1595 में बिहारी, 1613 में भूषण हो गया, ठीक है। 1604 में हुआ था अपने चिंतामणि त्रिपाठी, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है, ठीक है ना। रीतिकाल का प्रवर्तक कौन माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को। जबकि बाकी सब कवियों ने जो सार्थक जो मत है ना वो है केशवदास के लिए, ठीक है। 1617 में पैदा हुए थे अपने मतीराम जी, श्रीमती राम जी, श्रीमती राम, श्रीमती लगा मत लगा देना, इनके बाल बच्चे श्री नहीं लगा सकते होंगे इनके आगे, है ना, देखो, क्योंकि श्रीमती हो जाएगा उनका, ऐसा है, ठीक है। ये हो गया। क्या दे रखा है कि आयोग ने इसका आंसर केशव बिहारी भूषण सेनापति माना है, जबकि यह सही होना चाहिए। बिल्कुल, आयोग तो कुछ भी मानता रहता है, आयोग के माने थोड़ी चलेंगे हम, ऐसा है बिल्कुल, ठीक है ना। अब तो वैसे बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिया एनटीए ने, तो 2019 का पेपर है,
अब तो जो हम बोलते हैं उस हिसाब से ये मान लेता है, कभी कभी तो दो उत्तर भी सही मान लेता है। ये आजकल आंसर की में तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं, ठीक है ना, याद रखना। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 मुक्तिबोध की रचना है ये। अधूरे साक्षात्कार नेमीचंद्र जैन, इसके अंदर बहुत सारे उपन्यासों के बारे में लिखा है नेमीचंद्र जैन ने, ठीक है। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह की रचना है, 1957 में प्रकाशन वर्ष हुआ था। इतिहास और आलोचना नामवर सिंह, ऐसे याद रखो कि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद 10 साल बाद देश को बहुत आलोचना झेलनी पड़ी। तो इतिहास और आलोचना 1957, 10 साल बाद, यानी कि नामवर सिंह। प्रेमचंद और उनका युग, ये किसकी रचना हो जाएगी? रामविलास शर्मा की, ठीक है। प्रेमचंद, भारतेंदु के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, रामचंद्र शुक्ल के बारे में, निराला के बारे में, ठीक है ना, रामविलास शर्मा ने बहुत लिखा है। गीत फरोश कविता में कवि क्या कहना चाहता है? ऑप्शन देखो, कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, गलत बात, कवि भी नहीं है वो, मतलब बंधा हुआ है कहीं ना कहीं जनता के लिए, पाठकों के लिए, है ना, तो कहीं ना कहीं उनके अनुसार उनको गीत लिखना पड़ रहा है, सुनहरे अवसर कम है। दूसरों के मनमाफिक कविता लिखना और बेचने के लिए कवि विवश है, यही सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है ये, भवानी प्रसाद मिश्र, इन्हीं की एक रचना सिलेबस में दी हुई है, सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के जंगल, ठीक है, नींद में डूबे हुए से, है ना, सतपुड़ा के घने जंगल, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। 1953 प्रकाशन वर्ष है इसका, 1953, भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। ये इनके देखो कुछ काव्य संग्रह दे रखे हैं, याद रखना। चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी को क्या मिला है? साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी मिला है बुनी हुई रस्सी को, ठीक है। इधर मम और संप्रति, ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा है? बुनी हुई रस्सी और चकित है दुख और गांधी पंचशती, ये याद रख लो। गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में, तो गांधी के 100 साल बाद 1969 में लिखा गया है गांधी पंचशती, ऐसे याद कर लेना इसको। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित विचारधाराओं को उनके लेखकों से मिलान करना है, ठीक है, मिलान कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मार्क्सवाद, मार्क्सवाद दिया था कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने, लेकिन कार्ल मार्क्स के जो सबसे पसंदीदा मित्र थे ना, जो सबसे फेवरेट मित्र थे, उनका नाम था एंगेल्स, ठीक है ना, तो एंगेल्स यहाँ पे सही हो जाएगा। एंगेल्स में कंफ्यूज मत होना ना कि एंगेल्स कहाँ से आ गया, ठीक है ना, तो मार्क्सवाद जो था कार्ल मार्क्स के ऊपर है, लेकिन कार्ल मार्क्स के ही मित्र थे एंगेल्स, ए में हो जाएगा 2, ठीक है। अस्तित्ववाद के हो जाएंगे काफ्का, काफ्का है ना। मनोविश्लेषणवाद के कौन हो जाएंगे? मनोविश्लेषणवाद हो जाएंगे युंग, और उत्तराधुनिकतावाद की रोला बर्थ, ठीक है। हालांकि प्रवर्तक आचार्य नहीं है, इनके अलावा और भी हैं, लेकिन फिलहाल ऑप्शन में ये दिए हुए हैं, तो ये भी इनसे संबंधित है, कहने का अर्थ ये है कि इसी विचारधारा से संबंधित है, ठीक है ना। तो अस्तित्ववाद का हो जाएगा काफ्का, मार्क्सवाद का एंगेल्स, उत्तराधुनिकतावाद का रोला बर्थ, और मनोविश्लेषणवाद का युंग। कोलरिज तो वो होएगा जिनका कल्पना सिद्धांत है। वीरों का कैसा बसंत हो भैया, वीरों का कैसा बसंत हो, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी कविता भी इन्होंने लिखी थी, ठीक है ना, अंग्रेजों ने कैद कर लिया था उसके बाद उनकी रचना को। तो वीरों का कैसा बसंत हो, सुभद्रा कुमारी चौहान, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी, जवानी, ये जवानी तो नई नई आई है, यानी कि बालकृष्ण शर्मा नवीन, नवीन का मतलब नया, नई नई जवानी, तो यह याद रख लेना। और हिमाद्री के तुंग शुंग से प्रबुद्ध भारती, जयशंकर प्रसाद की रचना है ये, है ना, हिमाद्री के तुंग शुंग से प्रबुद्ध भारती, तो ये जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, मिलान कर लेना। दिक्कत आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना पीछे करके, और दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो, तो दो प्रकार की चीज़ें दी गई है, एक तो है ना कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि एक प्रकार तो उद्देश्य अलग दिया हुआ है इसने, किस मेले का मुख्य उद्देश्य है ना, तो ये अलग बात है, और व्यापार की वृद्धि हो ये अलग बात है। इस प्रकार से दो वाक्यों का यहाँ पे मेल किया गया है, तो ये मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। जब दो सरल वाक्य एक साथ जोड़े जाएंगे, प्लस किए जाएंगे, तो वहाँ तो संयुक्त वाक्य हो गया, लेकिन दो अलग अलग वाक्य मेल किए जाएंगे जिनका अलग अलग ही जिनका अर्थ निकल रहा हो, तो उनको मिश्र वाक्य कहलाएगा वो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, सही बात है बिल्कुल। जब भी कोई काल बदलेगा, रीतिकाल से भारतेंदु काल आया, पहले रीतिकाल चल रहा था, उसके बाद आधुनिक काल आया, और आधुनिक काल के अंदर सबसे पहला काल भारतेंदु काल आया, तो जब भी एक काल से दूसरा काल आएगा तो थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आएगा ही, सही ना, संक्रमण काल जिसे बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता, नई चीज़ें तुरंत स्टार्ट नहीं होती, पहले पुरानी चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती, पहला सही है, क्योंकि उस समय भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, दोनों कथन सही है, ठीक है, ए और बी दोनों कथन सही है।
अंग्रेज आए थे उस टाइम पे, अंग्रेजों का वर्चस्व हो रहा था, तकनीकी चीज़ें बढ़ रही थी धीरे धीरे, है ना। पहले तो हम राजाओं का शोषण झेलते थे, कहीं ना कहीं राजाओं के अंडर में थे, अब अंग्रेज भी आके हमारा खून चूस रहे थे, तो संक्रमण का दौर तो चल ही रहा था, है ना। बी उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो वहाँ पर डिटेल में सोल्यूशन देख लेना इनके, है ना, जो भी समझ में नहीं आए। शास्त्रों के अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। अर्थ प्रकृति के प्रकार, 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ होती है दोस्तों, उनमें से 2 चयन करना है। कौन कौन सी है? एक तो बिंदु और बीज, ये दोनों के दोनों अर्थ प्रकृति हैं, बिंदु और बीज। बिंदु, बीज, प्रकृति, कार्य, पताका, इस प्रकार से 5 होती है, ठीक है ना। बिंदु, बीज, प्रकृति, कार्य, पताका, ठीक है, 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ होती है। इनमें से मिलान करना है, चलो मिलान करते हैं। हाथ से किसके साथ होते हैं? रमणीका गुप्ता के साथ। हाथ से रमणीका गुप्ता। मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव, ठीक है, मनु भंडारी के पति थे राजेंद्र यादव। शिकंजे का दर्द, सुशीला टांगबोरे, 2011 प्रकाशन वर्ष है। झूठन किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। झूठन 1997, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। एक कौन सी? अपने अपने पिंजर, वो भी लाखों बार एग्जाम में पूछी हुई है, अपने अपने पिंजर। मोहनदास रेमिसराय, मोहनदास नेमिशराय, ठीक है दोस्तों, याद रखना, ये इसका मिलान कर लेना आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, पीछे लागा जाए था लोक वेद का साथ, आगे थे सतगुरु मिले दीपक दिया हाथ। कि पहले जो वेद पुराण थे ना, पीछे लगे जा रहे थे कि हमें मानो, हमारी बात को मानो, हमारी बात को मानो, और मैं मानने के लिए मजबूर भी था। लेकिन आगे जब सतगुरु मिल गए, यानी कि सत्य गुरु, यानी कि सत्य की गुरु पहचान कराने वाले, तो उन्होंने दीपक दे दिया, यानी कि मुझे जो अंधेरा था उसको दूर करने में मेरी मदद कर दी उन्होंने, ठीक है ना। तो इन पंक्तियों में कबीर का कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। गलत। मैं तो अनुसरण कर ही नहीं रहा था ना उनके, वो तो ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ रहा था, गलत हो जाएगा ये। लोक और वेद की रूढ़िवादियों ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर दिया, कभी नहीं कर सकता लोक और वेद का ज्ञान। कबीर के अनुसार सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, यही सही उत्तर हो जाएगा कि सतगुरु जब मिले तो मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया, यानी कि जो परम प्रकाश है उसका साक्षात्कार किया। सी उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। कबीर की पंक्तियाँ हैं, ठीक है, कबीर की पंक्तियाँ हैं। गुरु को अंग से ली गई है ना, गुरु के अंग से। अच्छा, 2 ऑप्शन का चयन करना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से चलते हैं, तो एक तो सी वाला हो जाएगा, सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया और लोक वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, है ना। तो ये भी कहीं है कि लोक और वेद मेरे पीछे पड़े हुए थे कहीं ना कहीं, तो मैं उनका प्रकाश मेरे अंदर था कहीं ना कहीं, तो उसकी वजह से मैं परम तत्व से दूर था। लेकिन अब मुझे सतगुरु मिल गए तो मैंने उनका साथ छोड़ दिया है। तो ए और सी सही उत्तर होगा यहाँ पे, ए और सी। 2 विकल्प का चयन करना है इसमें, 2 विकल्प, है ना। 40वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? कन्नौजी है, बुंदेली है, ब्रजभाषा है, मगही नहीं है। मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखें, आसान प्रश्न है, ऐसे आसान प्रश्न भी आते हैं पर गलत मत करना, है ना, मिलान करना है। चलो ठीक है, 5वां ये रहा। कौन परी ये बान करी अरि नीर नित नीर भरी गगरी ढरकावे। कौन परी ये बान अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। वाह, वेरी गुड। प्रताप शाही की पंक्तियाँ हैं ये, प्रताप शाही की। MA4, गुलू गुलू गुल में गली चाहे गुनी जन है चांदनी, चिक है चिरा गने की माला है। पद्माकर की पंक्तियाँ हैं ये, गुलू गुलू से याद रखना, पद्माकर, है ना। सेवक सिपाही हम उन राजपूतों के, दान युद्ध जोरिये में नेकुजे न मुड़ के। हम किसी भी चीज़ में मुड़ के नहीं देखते, जब एक बार देते हैं ना तो फिर वापस पीछे मुड़ के नहीं देखते। ठाकुर ऐसी पंक्तियाँ बोल सकता है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतों के। और अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन, है ना। तो अभिधा को उत्तम काव्य किसने बताया? देव ने। देव की पंक्तियाँ ही हैं, ठीक है, देव की। मिलान कर लेना, पहले चौथे में देव हो जाएगा, ठीक है। नीचे आंसर दिया हुआ है, मिलान कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं डिटेल में आपको बता दूंगा। ये कीने हूँ कोरिक जतन अब कही काढ़े कौन, और भो मन मोहन रूप मिली पानी को मैं लोन, है ना। कि मैंने कितना ही यत्न कर लिया, हालांकि वो यत्न कर नहीं रही, वो बता रही है सामने वाले को जबरदस्ती गोपी कि मैं कितने ही यत्न कर लिया, अब काढ़े कौन, अब इसको कौन निकालेगा यार। काढ़े मतलब निकालेगा कौन, कौन निकालेगा अंदर से। भो मन मोहन रूप मिली, कि मेरा मन तो मोहन के अंदर मिल गया है, यानी कि मोहन और मेरा मन एक दूसरे मिक्स हो गया है। जिस प्रकार से पानी को मैं लोन, जैसे पानी और नमक एक दूसरे मिक्स हो जाता है, जैसे
मोहन एक दूसरे में मिल गया है। तो कौन सा उत्तर सही होगा बताना है यहाँ पे। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, सही कथन है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी नमक की तरह घुल गया है, सही कथन है। कृष्ण की रूप का अतिशयोक्ति में नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, गलत है, बिल्कुल नहीं चाहती। वो किनेहू कोरिक जतन अब कहीं काढ़े कौन, वो बता रही है, सिर्फ नाटक कर रही है। वो तो सिर्फ बता रही है एक प्रकार से, ऐसा है बिल्कुल। वो खुद भी नहीं चाहती कि निकाले, ऐसा है बिल्कुल, ऐसा है। और कोरिक का अर्थ है कचोटना, है ना, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। कोरिक मतलब कितने ही कर लिए जतन, है ना, कितने ही हमने जतन कर लिए। ए और बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादक को सुमेलित करना है। चलो ठीक है, सुमेलित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियाँ, एक सेकेंड। रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियाँ जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के कारण आनंदमय बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है। जब भी वासना जैसी पंक्तियाँ आ जाए या वासना जैसा शब्द आ जाए तो आप अज्ञेय के पास चल जाना, ठीक है ना। अज्ञेय कहीं ना कहीं अस्तित्ववादी और मनोविश्लेषणवादी कवि थे वो, तो अज्ञेय इसका सही उत्तर होगा, ए में तो होगा अज्ञेय, ठीक है। दूसरा है, काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है, ठीक है ना। कवि प्रसंग या रस के, ये पंक्तियां शुक्ल जी की हो जाएगी कि कवि प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानो, कहीं ना कहीं, है ना। तो ये पंक्तियां शुक्ल जी की हो जाएगी। इसमें क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है ना, हाँ ठीक है ना। तो ये पंक्तियां हो जाएगी रसास्वाद वाली, ये हो जाएगी अपने अज्ञेय की। और काव्य प्रसंग में रस के कहीं ना कहीं उनका साधारणीकरण मानने की अपेक्षा, साधारणीकरण क्या होता है एक प्रकार से कि आपने कोई कविता लिखी है, अब आपकी कविता में मैं पढ़कर इतना ज़्यादा लीन हो जाऊं कि मुझे ऐसा लगे कि तो कविता मेरे लिए लिखी है। 1 लाख पाठक, जितने भी पाठक उसको पढ़ें, ठीक है ना, जितने भी पाठक उसको पढ़े उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो किसके लिए लिखा है, उनको सबको यही लगना चाहिए कि उनके लिए लिखा है ये, कहीं ना कहीं इसी को साधारणीकरण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वही साधारणीकरण होता है। उसके बाद तीसरा जो है, नगेंद्र ने क्या पंक्तियाँ बोली है, नगेंद्र की पंक्तियाँ हैं कि लोकहित देखिए सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। ये सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है, बिल्कुल सही कथन है बिल्कुल, कि ये कल्पना या कृत्रिम नहीं है ना। और जबकि चौथा है, जयशंकर प्रसाद तो हिंदी में वैसे भी इतनी कठिन लिखते थे कि जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है और तब उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है, उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिसमें पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। ये पंक्तियाँ हो जाएगी किसकी, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। पहली पंक्ति तो हो जाएगी अज्ञेय की, दूसरी शुक्ल जी की, तीसरी नगेंद्र की, चौथी प्रसाद की। 44वां क्वेश्चन देखिए। 44वां क्वेश्चन क्या कहता है, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है। देखो दोस्तों, सांकेतिक अर्थ आ जाए या जैसा दिखा वैसा लिखा या जैसा कहा वैसा समझ में आ गया, सीधी सीधी बात कहना, मतलब है ना, घुमा के बात ना करना एक प्रकार से, है ना, या फिर लक्षण में बात ना करना, वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है। अभिधा, जैसे कि राम जा रहा है, बिल्कुल राम जा रहा है, तो ये अभिधा शब्द शक्ति हो गई, ठीक है ना। कि 12 बजे हैं, हाँ बिल्कुल 12 बजे हैं, बिल्कुल साफ 12 बजे हो तो 12 बजे हैं, अभिधा हो गई बिल्कुल। फूल खिला है, ऐसा बिल्कुल, है ना, तो यहाँ पे अभिधा होती है। लेकिन घुमा फिरा के बात कहना, बिल्कुल यानी कि सीधी तरीके से बात न कहना, तो वहाँ पे फिर व्यंजना और लक्षण अलग अलग शब्द शक्तियाँ होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, अस्मिता मूलक विमर्श को किस साहित्यिक पत्रिका ने पहचान दी है। हंस पत्रिका प्रेमचंद द्वारा निकाली जाती थी, हंस, ठीक है ना, तो इसने कहीं ना कहीं पहचान दी है, ठीक है। इसके अलावा 1986 से लेकर 2013 तक राजेंद्र यादव ने इसका संपादन किया था, और इसमें दिया हुआ है शुरू में, हालांकि हंस के संस्थापक प्रेमचंद थे, ठीक है, जैसा कि हमने बात कर ली। कवि कर्म और काव्य भाषा किस आलोचक की समीक्षा करती है। कवि कर्म और काव्य भाषा, ठीक है, कवि कर्म, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर मुझे भी नहीं याद आ रहा अभी। कवि कर्म काव्य भाषा, ये परमानंद श्रीवास्तव की, बिल्कुल, क्योंकि कवि कर्म करने से और काव्य भाषा से आपको क्या मिलता है, आनंद मिलता है, परमानंद मिलता है ना। तो परमानंद श्रीवास्तव की रचना है ये, ठीक है। ये कुछ गौण रचनाकार होते हैं दोस्तों, उनकी भी रचना पूछी जा सकती है ना, तो आपको याद होना चाहिए कवि कर्म और काव्य भाषा। नई कविता का परिप्रेक्ष्य 1965। हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया, ये भी इनकी रचना है। उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, समकालीन कविता का व्याकरण, शब्द और मनुष्य, कविता का अर्थात, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है, ये परमानंद श्रीवास्तव की।
मलयज की रचनाएं कौन सी? कविता से, हस्ताक्षर। इससे पहले हमने पढ़ी थी कौन सी? अधूरे साक्षात्कार। अधूरे साक्षात्कार किसकी रचना थी? नेमिचंद्र जैन की। लेकिन कविता से साक्षात्कार किसकी है? मलयज की। संवाद और एकालाप, रामस्वरूप चतुर्वेदी कौन सी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना, आधुनिक कविता यात्रा, तार सप्तक से गद्य कविता, कविता का पथ, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। ये जरूर याद रखना, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। कामायनी पुनर्विचार तो किसकी है? मुक्तिबोध की। लेकिन कामायनी का पुनर्मूल्यांकन ये किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी की। कविता की तीसरी आंख, संवाद, रचना एक यातना है और सौंदर्य का तात्पर्य, ये प्रभाकर श्रोत्रिय की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने क्या क्या लिखा है? जो भी आपके वर्तमान में चल रहा है ना कलयुग में, अगर वो आपको लगता है वो बात सही है तो आप मान लेना कि वो उत्तरकांड में लिखी हुई है, और नहीं मान सकते तो वो मान लो उत्तरकांड में नहीं लिखी। उत्तरकांड में कलयुग की घोर दशाओं का वर्णन किया है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। देखते हो आजकल फिल्मों में, रियल लाइफ में देखते हो, जिनको वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे, ठीक है ना। आचारहीन है ना, जो कहीं ना कहीं एक प्रकार से आचार विचार जिनका सही नहीं है लेकिन फिर भी बहुत फेमस होके बैठे हैं। माता पिता अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देंगे, बिल्कुल दिख ही रहा है ये तो, बिल्कुल बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। ये उत्तरकांड में लिखा है इन्होंने ना, कलयुग प्रसंग में। और पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी को और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद ही लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। ये भी सही कथन है, जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। कलयुग में अच्छा समय होगा, लोग सुखी रहेंगे, बिल्कुल बहुत सुखी हैं आजकल तो। ए और सी, केवल ए और सी सही है यहाँ पे, है ना। रामचरितमानस के में उत्तरकांड दिया हुआ है, अंतिम कांड है, 7 कांड है टोटल उसमें, ठीक है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। ये पंक्तियाँ चंद्रगुप्त नाटक में, चाणक्य की पंक्तियाँ, वर रुचि से ये पंक्तियाँ कही गई है, ठीक है। चाणक्य की पंक्तियाँ कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। चंद्रगुप्त नाटक 1931 प्रकाशन वर्ष है, जयशंकर प्रसाद के फेमस नाटकों में से एक है, सबसे ज़्यादा फेमस नाटकों में से है सज्जन नाटक, चंद्रगुप्त नाटक माना जाता है। लेकिन रंगमंच के अनुरूप जो सबसे फेमस नाटक है वो माना जाता है ध्रुव स्वामिनी। दिवस का अवसान समीपता, गगन भी कुछ लोहित हो चुला था, ठीक है। तरुशिखा पर अब थी राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, ठीक है। दिवस का अवसान समीपता, ठीक है। ये पंक्तियां हैं प्रिय प्रवास की, 1914 में छपा था ये। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है ये, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने लिखा है ये। क्या क्या सही है? सूर्यास्त हो गया था, नहीं हुआ था, अभी कहाँ हुआ, अभी तो दिवस का अवसान समय पे, अभी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, सही कथन है। चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही थी, चिड़िया का तो कहीं यहाँ पर दिया जिक्र नहीं किया गया है कहीं पे भी, सी गलत हो जाएगा। और पेड़ों की फुनगियों पर सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, बिल्कुल है ना। गगन था कुछ लोहित हो चुका और तरुशिखर पर अब राज थी, है ना, यानी कि पेड़ों की फुनगियों पर अब सूरज की आखिरी किरणें विराजमान थी, तो ठीक है ना। बी और डी सही उत्तर हो जाएगा, बी और डी, ठीक है। बी और डी सही उत्तर हो जाएगा, बी और डी, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। प्रिय प्रवास में टोटल 17 सर्ग है। पहला जो सर्ग है उसमें द्रुत विलंबित शब्द का प्रयोग किया गया, याद रखना। अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया? देखो अफ्रीका की बात आएगी, रंगभेद की बात आएगी तो महात्मा गांधी की जरूर बात आएगी। और महात्मा गांधी की जब भी बात याद आएगी ना तो पहला गिरमटिया जो नाम से एक उपन्यास है, पहला गिरमटिया, ये उपन्यास लिखा गया था किसके द्वारा? गिरिराज किशोर के द्वारा। ये गांधी के ऊपर लिखा गया उपन्यास है, गांधी जी के ऊपर, महात्मा गांधी के ऊपर, ठीक है ना। राहुल गांधी के ऊपर नहीं, महात्मा गांधी के ऊपर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी उपन्यास है ना, जुगलबंदी, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट, लोग, ये सारे के सारे उपन्यास किसके हैं? गिरिराज किशोर के। याद कर लेना दोस्तों, बहुत गौण रचनाकार है, लेकिन मतलब लोग ज़्यादातर याद नहीं कर पाते इनकी रचनाओं को, लेकिन आप तो जरूर करना, आपको सिलेक्शन लेना है, आप यूनिक है, आपको यूनिक बनना है। अगला प्रश्न देखो आप, 51वां। अंधेरे में कविता के बारे में कौन कौन सी टिप्पणियाँ रामविलास शर्मा की है? अब देखो ऐसे प्रश्न आता है, आप डर जाते हो कि यार कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अंदर ही, ऑप्शन के अंदर ही आंसर ढूंढने का प्रयास करो इसका, ठीक है ना, अपने विवेक के अनुसार। कि अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करे। सही कथन नहीं है। सर्वहारा वर्ग मतलब जो सबका पोषण कर रहा है एक प्रकार से, जो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग, बेचारा जो मिडिल क्लास आदमी है, कैसे उनके साथ तादात्म्य, यानी कि कैसे उनके साथ बैलेंस बना के चले। सही कथन है, बिल्कुल ए सही है एकदम। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज की व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, ठीक है। ये गलत है, ये रामविलास शर्मा का कथन नहीं है, ठीक है। ए तो सही हो जाएगा, तादात्म्य वाला, है ना। अब देखना अभी कैसे इसमें आंसर खुद मिल जाएगा। ए हो गया, उसके बी गलत हो गया। सी है कि मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप में ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चारात होने के साथ साथ बेहद आतताई है।
ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा। तो डी वाला पढ़ो कि मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य कैसे स्थापित करें। तो ए और डी दोनों बातें कहीं ना कहीं सेम है, दोनों का अर्थ सेम निकल रहा है, गूढ़ अर्थ है ना। ये देखो दोनों में तादात्म्य स्थापित शब्द भी आ रहा है कहीं ना कहीं। ए और डी यही उत्तर सही माना जाएगा और यही सही उत्तर भी है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंधेरे में कविता संपूर्ण हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी कविता है ये, ठीक है। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली गुप्त ने राम के विषय में ये काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है। राम के ऊपर लिखा गया एक महाकाव्य है ये, 1931 में लिखा गया था, साकेत महाकाव्य है ये, जो उर्मिला के विरह को दर्शाता है। किसके विरह को? उर्मिला के विरह को। टोटल 12 सर्ग है इसके अंदर, जिसके अंदर 9वां सर्ग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 9वां सर्ग को साकेत की आत्मा कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। साकेत की पंक्तियाँ हैं ये। इसके अलावा नहुस, पंचवटी, विष्णुप्रिया सबकी सब रचनाएं भी मैथिली गुप्त की हैं। भीष्म सहानीकृत तमस उपन्यास के बारे में कौन सा केंद्रित सही है ना। देखो विभाजन भी जहाँ बात में आ जाएगा ना, वहाँ के साथ विभाजन के साथ सांप्रदायिक विद्वेष, ये कहीं ना कहीं चोली दामन का जो साथ होता है ना, उस प्रकार से साथ हो गए होगा। क्योंकि विभाजन की त्रासदी कब हुई थी? 1947 में। किस कारण हुई थी? सांप्रदायिक दंगे के कारण। तो विभाजन और सांप्रदायिक एक दूसरे के पूरक मान के चलो आप। तो जहाँ पे विभाजन सही होगा वहाँ पे सांप्रदायिक जरूर सही होगा। ए और डी सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तमस उपन्यास 1973 में लिखा गया था। इसके अलावा झरोखा, कड़ियाँ, कुंती, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो, नीली नीलिमा, नीली फोर, ये इनके उपन्यास है। बाकी नाटक हमने पढ़ ही लिए थे, हानुस, कभी रखड़ा बाजार में, माधवी, ठीक है ना, इसके से, ठीक है, ये याद रखना आप। आलमगीर हो गया था एक। रामविलास शर्मा कृत एक रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? डायरेक्ट पूछा जाता है, 1977 प्रकाशन वर्ष है इनका, ठीक है, 1977। रामविलास शर्मा 1912 में जन्म हुआ था इनका। इनके अलावा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देखो आप, ऐसा है बिल्कुल। प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला, प्रगतिवाद परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, 1954 में ही है। इसके अलावा इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के ऊपर लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी नवजागरण। भारतेंदु के ऊपर और भी लिखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी रचनाएं लिखी है इन्होंने, कुल मिला के बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी रचनाएं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा? चलिए बताते हैं, मेरी बात सुनो। परीक्षा गुरु सबसे पहले लिखा गया था ये 1882 में, अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास लाला श्रीनिवास के द्वारा, तो 1882। गोदान 1936, एक सेकेंड, गोदान 1936 में। शेखर एक जीवनी 1940 में। तमस 1973 में भीष्म सहानी के द्वारा। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पहला वाला। अगला प्रश्न देखो, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संबंध के साथ प्रकाशित होता है उसे कहते हैं कारक। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध है ना, कि राम का भाई, यानी कि ये राम का क्या है? भाई है ना। राम का संबंध भाई के साथ जुड़ा हुआ है, किसके, कौन जोड़ रहा है? का जोड़ रहा है ना, का। संबंध तो कारक ही बताना, संबंधवाचक कारक हो गया ना एक प्रकार से, ठीक है, कारक होता है वो। अंधेर नगरी नाटक में अंतिम दृश्य कौन कौन सा है? ठीक है, अंधेर नगरी नाटक में टोटल 6 दृश्य हैं। सबसे पहले वाले का नाम बाह्य प्रांत और अंतिम वाले का नाम है शमशान, ठीक है। अंतिम वाला दृश्य है शमशान है। 1881 में छपा नाटक है ये, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है ये 1881 में, ठीक है। 6 अंक हो गए। इधर से भारत दुर्दशा हो गया, उसका प्रकाशन 1880 है, वो उसकी भी 6, उसमें भी 6 अंक है, याद रखना, ठीक है, 6 अंक है उसमें टोटल। इसमें एक महंत होता है, महंत को ही गुरु बोला गया है, जो अपने 2 शिष्यों के साथ एक चौपट राज्य में आ जाता है, जहाँ पर जो मतलब महंगी से महंगी वस्तु और सस्ती से सस्ती वस्तु सबका सेम दाम था वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये देखो मूल नाटक दिए हुए हैं यहाँ पे भारतेंदु के, ये मूल नाटक है, ठीक है, अनुदित नहीं है। वैदिक हिंसा न हिंसा बहुति 73, विशस्य विस्मोदनम, प्रेम जोगनी 75, चंद्रावली 76, भारत दुर्दशा 80, नील देवी 81, अंधेर नगरी 81, सती प्रताप पूर्ण था अपूर्ण है 1883 में। बाद में राधा कृष्ण दास ने इसको पूर्ण किया था, ठीक है, राधा कृष्ण दास ने। जय पंखी के नियर हुई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाए जरी तरिवर होई निपात, कि जैसे पंछी के पास जाकर अपने में दुख की बात करती हूँ ना, नागमती का विरह दिखाया गया है यहाँ पे, कि नागमती जैसे ही पंछी के पास जाकर अपना विरह, अपना दुख दर्द बताती है, तो जो पंछी है ना वो सुनकर उसके पंख जल जाते हैं, है ना, वो पंख उसके झड़ जाते हैं, और जो पेड़, जिस पेड़ में पंछी बैठा हुआ था उस पेड़ के भी पत्ते झड़ जाते हैं। मतलब मेरा दुख में से इतनी ज़्यादा आग निकल रही है कहीं ना कहीं, है ना, इतने आग में जल रही हूँ मैं, दुख की अग्नि में जल रही हूँ, विरह की अग्नि में। तो प्रश्न है ऑप्शन यहाँ पे कि इसमें प्रेम की विलक्षणता नहीं है। कैसे नहीं है यार, इतना विलक्षण प्रेम दिखाई दे रहा है, तो ए गलत हो जाएगा।
कवि वेदना के स्वरूप विश्लेषण में नहीं, ताप की मात्रा नापने में प्रवृत्त है। ताप की मात्रा नहीं मारा, वेदना का स्वरूप दिखा रहा है कहीं ना कहीं वो, है ना। इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विषद वेदना की गई है, ये भी गलत हो जाएगा, विषद व्यंजना नहीं है कहीं ना कहीं पे। इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है। अच्छा, यहाँ पे पूछ रहा है ये क्या कहना चाहता है यार, एक सेकेंड। केन से भाव की व्यक्त विशेषता क्या है, ठीक है बिल्कुल, है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, है ना। इसमें संतरास युक्त श्रृंगार के कारण स्वाभाविक प्रेम की व्यंजना नहीं हुई है, बिल्कुल। देखो ये स्वाभाविक प्रेम तो नहीं हो सकता ना, स्वाभाविक प्रेम में ऐसा थोड़े होता है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से ऊहात्मकता पद्धति के द्वारा, ये जो पारसी शैली है ना एक प्रकार से जो सूफियों में उसी में होती है, जिसमें क्या होता है ना कि विभत्स रूप दिखाया जाता है। तो स्वाभाविक प्रेम में ऐसा थोड़े होता है कि आप किसी से कोई अपना दर्द बता रहे हो और आपके कारण जो पंछी वो जल गया है ना, और पेड़ों के पत्ते, तो स्वाभाविक नहीं है, विशद व्यंजना कहीं ना कहीं यहाँ पे बिताई गई है। डी उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नागमती विरह खंड 30वां खंड है ये, 30वां टोटल, है ना। ये नागमती पद्मावत काव्य से लिया गया है, पद्मावत महाकाव्य, है ना, जायसी का। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास, जायसी ग्रंथावली में पद्मावत के साथ साथ आखिरी कलाम के साथ अखरावट, ये 3 रचनाओं का संपादन किया था उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। प्रश्न आता है ये, तो पद्मावत अकेली का संपादन नहीं किया है, इसके साथ साथ अखरावट और आखिरी कलाम का भी संपादन किया है। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास नहीं है। अब देखो भैया, बाणभट्ट की आत्मकथा तो लिखा गया है हजारी प्रसाद के द्वारा, तो ये तो उपन्यास ऐतिहासिक है इसे, क्योंकि उन्होंने तो ऐतिहासिक पुनर्चेतना के ही उपन्यास लिखे हैं। पुनर्नवा भी, अच्छा ये ऐतिहासिक नहीं है पुनर्नवा, अच्छा पुनर्नवा भी है, सॉरी पुनर्नवा भी है। वैशाली की नगरवधु तो है ही सही, बुद्ध से संबंधित है, बुद्ध से संबंधित, है ना। बुद्ध काल में एक नगर की वेश्या होती है, उससे संबंधित है वैशाली की नगरवधु, नगरवधु का मतलब होता है वेश्या। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946 में लिखा गया भगवती चरण का उपन्यास है, ये कहीं ना कहीं पे सांस्कृतिक ऐतिहासिक चेतना से संबंधित उपन्यास नहीं है, है ना। तो सी उत्तर सही हो जाएगा अपना। वैशाली के नगर हो तो चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है, चतुर्सेन शास्त्री का। पुनर्नवा बाणभट्ट की आत्मकथा, ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों आपस में महत्व बनाए रखकर अर्थ प्रतिपादन करें, जिसमें शब्द की सत्ता गौण और अर्थ की सत्ता प्रमुख हो, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन करके व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें। सही कथन हो जाएगा सी वाला, व्यंग्यार्थ को, यानी कि सीधा अर्थ न व्यक्त करें, सीधा सीधा। यहाँ पे भी देखो वही बात कही गई है, लेकिन यहाँ पे अर्थ प्रतिपादन, यहाँ पे अर्थ महत्व अपना महत्व रख के, शब्द और अर्थ अपना महत्व रखकर अर्थ प्रतिपादन करें, नहीं दोस्तों। जबकि आनंदवर्धन ने क्या कहा था कि व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें, यानी कि सीधा सीधा अर्थ न करके व्यंग्यार्थ में अपनी बात को कहना। तो ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ध्वनि के 2 भेद बताए हैं, एक तो बताया अभिधा और एक बताया लक्षणा। अब आप कहोगे व्यंजना का है, मतलब व्यंजना तो इनके अंदर घुसा हुआ है ना, कहीं ना कहीं इनके अंदर ही सम्मिलित है कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि व्यंग्यार्थ को तो व्यक्त कर रहा है, ये याद रखना आप। व्यंजना तो उनके अंदर छुपी हुई है कहीं ना कहीं। तो अगर पूछा जाए कि ध्वनि के कितने भेद है, तो 2 ही भेद है, अभिधा और लक्षणा, आनंदवर्धन के अनुसार, ठीक है ना। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा व्यंजना लक्षणा, लेकिन आनंदवर्धन ने ध्वनि के 2 भेद बताए हैं, अभिधा और लक्षणा। और एक और बात बता दूं मैं आपको, अभिधा में अ आ रहा है और लक्षणा में ल आ रहा है। अभिधा में अ आ रहा है तो अ सामने चला जाएगा, यानी कि अविवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, नाम सुना होगा ना, अविवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। और लक्षणा का हो जाएगा विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। लक्षणा का तो दूसरा नाम हो जाएगा अविवक्षितान्य, और अभिधा का हो जाएगा विवक्षितान्य, हटा देना, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, धर्मवीर भारती के संबंध में क्या सही नहीं है। वो व्यक्ति स्वतंत्रता के विरोधी कवि हैं। आपको लगता है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को धर्मवीर भारती छीनने का प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, सरासर गलत है ये। तो ए वाला ही गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्या सही नहीं है, पहला वाला ही सही नहीं है, ठीक है ना। तो सही उत्तर भी हमारा पहला हो जाएगा। व्यक्ति स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, सही बात है। कैशोर भावुकता के लेखक हैं, सही कथन है। मिथ के संदर्भ पर आधारित कविता लिखने वाले कवि हैं, ये भी सही कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, श्रद्धा और ईड़ा से संबंधित मुक्तिबोध के सही कथन कौन कौन से हैं। मुक्तिबोध के कथन बताने सही से जो मुक्तिबोध ने माना है। देखो, ईड़ा का व्यक्ति सामाजिक सार्वजनिक महत्व से विन्यस्त है, ये उनका सही कथन है एक तो। और श्रद्धा के पास अपना कोई सार्वजनिक जीवन नहीं है, ये भी सही कथन है। ईड़ा बुद्धिवाद का प्रतीक है, ये सही कथन है, लेकिन ये मुक्तिबोध ने नहीं कहा है, ये तो खुद प्रसाद ने बताया है कहीं ना कहीं, है ना। तो ए और बी सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध के, है ना। 2 कथन हो जाएंगे ए और बी। मुक्तिबोध ने कौन सी रचना लिखी है, श्रद्धा और ईड़ा के ऊपर, यानी कि कामायनी के ऊपर। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक
पुनर्विचार। कामायनी पुनर्मूल्यांकन तो हमने पढ़ लिया अपन ने थोड़ी देर पहले, किसका था वो? तो कामायनी का पुनर्मूल्यांकन रामस्वरूप चतुर्वेदी का। लेकिन कामायनी पुनर्विचार किसका है? मुक्तिबोध का 1961 प्रकाशन वर्ष। कामायनी का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1935। जयशंकर प्रसाद की रचना है ये, है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तान के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? जॉन गिलक्रास्ट। ठीक है, जॉन गिलक्रास्ट। 10 जुलाई 1880 को 10 जुलाई 1800 को इसका उद्घाटन हुआ था, कहीं ना कहीं ये बना था। ठीक है, इसमें हिंदुस्तान के लिए मतलब जो हिंदुस्तान के जो है ना, मतलब हिंदुस्तान में जो पढ़ने वाले लोग थे उनके लिए गद्य और काव्य छपने का काम किया जा रहा था इस कॉलेज में। व्यंग्य रचनाएं कौन कौन सी है? देखो, व्यंग्य रचनाएं किसने किसने लिखी थी? शरद जोशी ने लिखी है एक तो, और एक हरिवंश राय हरिशंकर प्रसाद ने। तो अपनी अपनी बीमारी और जीप पर सवार इल्लियाँ, ये दोनों के दोनों रचनाएं व्यंग्य रचनाएं हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी है? शरद जोशी की। अपनी अपनी बीमारी किसकी है? हरिशंकर प्रसाद की। निषाद बांसुरी विषाद योग, ये किसका निबंध हो जाएगा? ये कुबेरनाथ राय का। ठीक है ना। और भूलने के विरुद्ध किसकी रचनाई है? रमेश चंद्र शाह। ठीक है, अगला प्रश्न है, उर्वशी पर लिखी गई समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था, है ना। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? भगवत शरण उपाध्याय। उर्वशी जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है ना। 1961 में उसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। तो उसमें कहीं ना कहीं काम वासना की बात की गई है, तो उसकी जो भूमिका लिखी है ना भगवत शरण उपाध्याय ने, उस पर थोड़ा विवाद उत्पन्न हो गया था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। 66वां प्रश्न देखिए, जमीन पक रही है यहाँ से देखो। ठीक है ना, केदारनाथ सिंह की रचना है, अग्रवाल नहीं है, केदारनाथ सिंह हो गया। ठीक है ना, केदारनाथ सिंह की। ठीक है, जमीन पक रही है यहाँ से देखो, अभी बिल्कुल अभी। ठीक है ना, ये सारी रचनाएं किसके हो जाएंगी? कविता संग्रह है ये। जमीन पक रही है अभी बिल्कुल अभी, यहाँ से देखो, तोलस्तय और साइकिल, ये भी केदारनाथ सिंह की रचना है। ठीक है, इसके अलावा जो ये हो गए नागार्जुन हो गए, केदारनाथ अग्रवाल हो गए, प्रगतिवादी चेतनाएं कवि हैं ये। ठीक है, नरेश मेहता आपको पता होगा, इसे दूसरी सप्तक के कवि हैं ये। वन पाखी सुनो, वन पाई सुनो नहीं है, वन पाखी सुनो है ये। वन पाखी सुनो, है ना। बोलने दो चीड़ को, चैत्या और उत्सवा, है ना, ये इनकी रचनाएं हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि है, इनकी रचना है युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा, आत्मगंध, जमुन जल तुम और फूल नहीं रंग बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, लोक और आलोक। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत सबसे बड़ा लोकनायक तुलसीदास थे? तो ये पंक्तियां जॉर्ज ग्रियर्सन की, जिन्होंने किसके लिए कहा था? तुलसीदास के लिए कहा है। लोकनायक तुलसीदास की संज्ञा दी है लोकनायक की ग्रियर्सन ने, है ना। बुद्ध गुप्त के बाद, बुद्ध देव के बाद। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा कोई न शब्द है, न अर्थ है, न न्याय है, न कला है जो काव्य का अंग न बन सके। यानी कि सबको ही वक्रोक्ति को काव्य का मूल माना है, यानी कि अलंकार का मूल माना है, भामन है, और उन्हीं की पंक्तियां ही हैं। वक्रोक्ति सिद्धांत तो किसने दिया है? कुंतक ने दिया है। लेकिन वक्रोक्ति को काव्य का मूल किसने माना है? अलंकार का मूल किसने माना है? भामन है। और ये पंक्तियां किसकी है? भामह की। भामह अलंकारवादी आचार्य हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। ठीक है, 69 वाला प्रश्न देखिए, 69वां प्रश्न क्या कहता है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनको जमाना है। ठीक है, जमाते हैं। विष्णुप्रिया 1957 है, मैथिली गुप्त की रचनाएं है। कुकुरमुत्ता 1942 में है, निराला की रचनाएं है। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, और आंगन के पार द्वार 1961। ठीक है, आंगन के पार द्वार साहित्य अकादमी मिला है, अज्ञे की रचनाएं है। इसी के अंदर असाध्य वीणा संकलित है। ठीक है, 1942, 57, 61 और 64। यहीं कुकुरमुत्ता सबसे पहले होगा। कुकुरमुत्ता कहाँ पर सबसे पहले? ये रहा कुकुरमुत्ता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने बता दिया। कुकुरमुत्ता निराला की, विष्णुप्रिया मैथिली गुप्त की 57 में, आंगन के पार द्वार 61 में, अज्ञेय की चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 में, मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। ठीक है, मुक्तिबोध के मरणोपरांत रचना छपी थी है। ठीक है, मरने के बाद। निम्नलिखित में से सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? देखो, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ये भी सही कथन है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, गलत कथन है, क्योंकि निकला है, ये गलत हो जाएगा। सिद्धों की साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये भी सही कथन है। ये दोनों की दोनों बातें ए और सी वाली शुक्ल जी ने सिद्धों के बारे में शुरुआत में, जहाँ रामचंद्र शुक्ल का इतिहास शुरू होता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वहाँ पे ये बातें इन्होंने कही गई है सिद्धों के बारे में। निम्नलिखित में से अरस्तु के विरेचन संबंध की व्याख्या विद्वान किस अर्थ में की गई है? तो देखो, तो धर्म परक और एक कला परक, ये दोनों व्याख्या है। ठीक है ना, कि ये अरस्तु की जो सिद्धांत है, एक तो अनुकरण का सिद्धांत है, एक विरेचन सिद्धांत है, त्रासदी का सिद्धांत है। तो जो सिद्धांत है, तो यहाँ पे विरेचन पद की व्याख्या, तो विरेचन शब्द है ना, विरेचन, उसकी किस प्रकार की व्याख्या की है उन्होंने? धर्म परक और कला परक।
विद्वानों ने, ठीक है। विरेचन एक प्रकार से ये कथारसिस शब्द होता है, ये चिकित्सा शास्त्र का वहाँ से शब्द लिया है, ये कथारसिस है ना। तो जिस प्रकार से हम किसी भी चीज़ को कोई भी रोग मिटाने के लिए एक प्रकार से डॉक्टर इलाज करता है ना, उसी प्रकार से हमें मान लो पाकिस्तान से बदला लेना है, हम पाकिस्तान से बदला लेने खुद नहीं जा सकते, आप और मैं नहीं जा सकता। हम क्या करेंगे, भारत और पाकिस्तान का मैच देखेंगे, ठीक है ना, या कोई गेम खेलेंगे मोबाइल के अंदर, तो वहाँ पे हरा के हमको वही आनंद मिलता है जो हमें उस टाइम पे आनंद मिलता। तो इसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ही विरेचन शब्द को कहीं ना कहीं व्याख्या की है अरस्तु ने। तो यही धर्म परक और कला परक व्याख्या बताइए, ठीक है ना, अरस्तु की। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, आपको याद होना चाहिए। 72वां क्वेश्चन है, सही मिलान बताना है। तो सबसे पहले सरहपा पैदा हुए थे, क्योंकि सरहपा हिंदी साहित्य के पहले कवि के रूप में माने जाते हैं। सरहपा के बाद लुईपा माने जाते हैं। लुईपा के बाद हम इस लिस्ट में से आएगा पुष्पदंत, 10वीं शताब्दी के कवि हैं पुष्पदंत। उसके बाद आएगा अध्ययमान। अध्ययमान वही है जिनको अब्दुल रहमान भी बोलते हैं, जिनकी रचना हम संदेश राशक पढ़ते हैं। संदेश राशक को पढ़कर ही उसका प्रभाव हम पद्मावत में देख सकते हैं। तो पद्मावत किसकी रचना है, जायसी की। तात्विक दृष्टि से न तो इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर के संबंध में भी विचार है शुक्ल जी का, ठीक है, शुक्ल जी का विचार है ये। और एक और पंक्तियाँ की भाषा बहुत परिमार्जित न होते हुए भी, इनकी भाषा मतलब कहीं ना कहीं ये पंक्तियाँ जो है ना, भाषा बहुत परिमार्जित न होते हुए भी, ये कथन दिया हुआ है एक शुक्ल जी का, ये जरूर पढ़ना है ना। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। ये कथन है 348 के अंदर, अनुच्छेद 348 में है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंदर जो कार्यवाही होगी ना, वो अंग्रेजी भाषा में की जाएगी। ये अनुच्छेद 348 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 343 वही है जिसमें राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाएगा और भारतीय अंकों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय अंक कौन से, एक इस टाइप के, मैं बता देता हूँ, रुको, 1 2 3 इस टाइप के, न कि वो पहले वाले पहले जो चलते थे ना 1 2 3 इस टाइप के, नहीं। अगला प्रश्न देखो, क्रम से जमाना है, ठीक है, क्रम से जमा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस्थेटिक जो रचना है क्रोचे की रचना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बायोग्राफी लिटरेरी 1817 में लिखी गई रचना है ये, कोलरिज की। द सेक्रेड वुड ये इलियट की रचना है, और इलियट का जन्म देखा जाए तो बाद में हुआ था। और पोएटिक्स, सबसे पहले तो पोएटिक्स आएगा, ठीक है। पोएटिक्स इसकी रचना है, पोएटिक्स पेरी पोएटिक्स या पोएटिक्स दोनों नाम से जाना जाती है, अरस्तु की रचना है ये। तो सबसे पहले तो पोएटिक्स आएगा ना, और पोएटिक्स ऑप्शन में किस में है, एक ही ऑप्शन में है, ये रहा, ठीक है, पोएटिक्स। फिर उसके बाद लिटरेरिया बायोग्राफिया, एस्थेटिक और द सेक्रेड वुड। पोएटिक्स अरस्तु की रचना हो गई, लिटरेरिया, ठीक है ना, बायोग्राफी लिटरेरिया नाम है इसका, बायोग्राफी लिटरेरिया कोलरिज की रचना है अकेले की। एस्थेटिक किसकी रचना है, क्रोचे की। और द सेक्रेड वुड, द सेक्रेड वुड रचना है इलियट की। प्रकाशन उसका दिया होगा नीचे, अच्छा ये रहा, यही क्रम दे रखा है इनका जन्म के अनुसार, कोलरिज, क्रोचे और इलियट, ठीक है। अब मैं इनके जन्म की बात करूँ एक बार, तो अरस्तु का जन्म तो हुआ था, कब हुआ था आपको पता होगा, 327 ईसा पूर्व हुआ था इनका तो, ठीक है। कोलरिज का कब हुआ था, 1772 में। क्रोचे का 1866 में, और इलियट का 1888 में। तो अगर कवियों का क्रम भी याद है तो रचनाओं का क्रम तो वैसे ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिकता एक अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है। बिल्कुल, मतलब जो आधुनिकता है ना, जो मॉडर्न जमाना है, वो हमेशा नया ही रहेगा। जैसे आधुनिक का मतलब क्या है, नया होना कहीं ना कहीं एक प्रकार से, है ना। आधुनिक जो आज चल रहा है, ये आज तो हमेशा चलता ही रहेगा ना एक प्रकार से। अनवरत और अंतहीन प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशय, सिद्धांत और संभावना को जन्म देता है। दोनों कथन एकदम सही कथन है, नए संशय, नए सिद्धांत और नई संभावनाओं को जन्म देता है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इन पंक्तियों में कौन सा आशय बताया गया है। देखो, स्वानुभव यानी खुद का जो अनुभव होता है ना, खुद से किया हुआ, वो शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। कबीर की पंक्तियाँ ये, और इसका अर्थ होगा स्वानुभव, यानी खुद का जो अनुभव होता है वो शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा होता है। मैंने भावना से एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वो संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपने भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनिश्वर है। सबसे पहले तो मैं भावना से पवित्र करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये पंक्तियाँ जो है वो किसी महिला की है। किसकी पंक्तियाँ हैं ये, मल्लिका का कथन है, अंबिका की पंक्ति। अंबिका कौन थी, मल्लिका की माँ थी। मल्लिका कौन थी, कालिदास की प्रेमिका थी। और कालिदास कौन था, आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रमुख पात्र। और आषाढ़ का एक दिन कौन है, मोहन राकेश का नाटक है। कब लिखा था, 1958 में। मोहन राकेश ने कितने नाटक लिखे हैं, 3। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, 1969 में। अगला प्रश्न देखो आप, मिलान करना है। प्रमथ्युगाथा एक लंबी कविता है, किसकी है, धर्मवीर भारती की। प्रमथ्युगाथा। जय भारत महाकाव्य है 1952 में, मैथिली शरण गुप्त का। आत्मजय किसकी रचना है, आत्मजय रचना है कुंवर नारायण की।
संशय की एक रात, राम के जीवन का संशय बताया गया है इसमें। संशय की एक रात में नरेश मेहता की रचनाएं हैं। राम के ऊपर है, भगवान श्री राम के ऊपर। संशय की एक रात, नरेश मेहता। अगला प्रश्न देखो, सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में ली गई है? देवरानी जेठानी कहानी, 1870 प्रकाशन वर्ष। 1872 वामा शिक्षक का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। 1872 वामा शिक्षक। 1877 भाग्यवती का। तो निस्सहाय हिंदू का 1890। निस्सहाय हिंदू 1890 याद रखना, ठीक है। राधा कृष्ण दास का उपन्यास है निस्सहाय हिंदू। विदेशी परिवेश पर आधारित उपन्यास कौन कौन से नहीं है, पूछ रहा है उसने, कौन कौन से नहीं है। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था दूसरी शिफ्ट में, तो वहाँ प्रश्न आया था कि विश्वविद्यालय परिसर में उपस्थित उपन्यास कौन कौन से हैं, पूछा था वहाँ पे। तो वहाँ सही उत्तर था परिशिष्ट और चक्रव्यूह। और यहाँ पे भी सही उत्तर परिशिष्ट और चक्रव्यूह होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि विदेशी परिवेश पर आधारित कौन सा नहीं है पूछा है, जबकि परिशिष्ट और चक्रव्यूह तो विश्वविद्यालय परिसर पर आधारित है ना, तो ये नहीं है पे ये सही उत्तर हो जाएंगे। क्योंकि वे दिन और सफ़र के साथी, ये दोनों की दोनों रचनाएं विदेशी परिवेश पर आधारित है, ठीक है, विदेशी परिवेश पर। परिशिष्ट और चक्रव्यूह ये दोनों के दोनों गिरिराज किशोर की रचनाएं हैं, ठीक है ना, गिरिराज किशोर की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो चक्रव्यूह की बात करूँ तो चक्रव्यूह तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है एक। वे दिन निर्मल वर्मा का हो गया। सफ़र के साथी सुनीता जैन की रचना है, ठीक है, सफ़र के साथी सुनीता जैन। अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड। अगला प्रश्न कहता है 82वां प्रश्न देखिए, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? नीत्शे एक प्रकार का अस्तित्ववादी था। नीत्शे वही था जो भगवान को नहीं मानता था, कहता था कि ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है ऐसा कौन कहता है? जो नीच आदमी होते हैं। तो नीत्शे याद कर लेना, नीत्शे अस्तित्ववादी लेखक था यह, ठीक है। अज्ञेय के ऊपर अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद दोनों का प्रभाव है। मनोविश्लेषणवाद किसका है? फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद। उत्तराधुनिकतावाद से संबंधित हम मान सकते हैं, किसको मान सकते हैं? सस्चूर को मान सकते हैं, सस्चूर, ठीक है। रोमारोला को भी मान सकते हैं, रोमारोला, ठीक है। 1915 में जन्म हुआ था रोमारोला का। अगला प्रश्न है, तलाकशुदा माता पिता के संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है मन्नू भंडारी का आपका बंटी, 1971 प्रकाशन वर्ष। लाखों बार एग्जाम में आ चुका है ये, ठीक है। अरूप बत्रा नाम होता है, बंटी का असली नाम होता है अरूप बत्रा। काव्य का सर्वस्व अलंकार है, ठीक है। यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं, स्थापना और तर्क। क्या आपको लगता है काव्य का सर्वस्व अलंकार है? अगर आप काव्य करेंगे तो क्या अलंकार से काव्य बन जाएगा क्या? उसके अंदर भाव नहीं होगा क्या? छंद नहीं होगा क्या? होगा ना। तो सर्वस्व अलंकार है, गलत हो जाएगा। क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निकलता है, ये भी गलत है, ठीक है ना। भाव भी कोई चीज़ होती है यार, रस भी कोई चीज़ होती है, छंद भी कोई चीज़ होता है। दोनों कथन गलत है ये, ठीक है ना। ए और आर दोनों गलत है। 85वां क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक है? देखो, बिना पद चले सुने बिनु काना विभावना अलंकार है। विरोधी बात करें तो विरोध मूलक हो जाएगा ये। तो व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा ये दोनों के दोनों सादृश्य मूलक अलंकार होंगे, सादृश्य मूलक, ठीक है ना। फिर से बताता हूँ, असंगति अलंकार में तो क्या होता है कि आग जल रही है फिर भी धुआं, आग जल रही है मतलब कहीं ना कहीं उल्टी बात करना, संगति बात नहीं होना है ना, एक प्रकार से, है ना। जैसे कि मान लो कि जैसे होता है ना कि कड़ी धूप में भी बारिश का होना, तो असंगत बात होगा ना एक प्रकार से। यानी कि मौसम के अनुसार सही बात नहीं होने को असंगत अलंकार होता है। और विभावना तो आपको पता है ही सही कि बिना पद चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना कारण के ही कार्य का होना, है ना। तो ये हो जाएगा, ये तो विरोध मूलक हो जाएगा। बच्चे कौन से? दोनों व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा, ये दोनों सादृश्य मूलक अलंकार हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, हिंदी में नोवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सबसे पहले अर्थ किसने लिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नोवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अगला प्रश्न देखो, डायरी साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? देखो, डायरी साहित्य के अंदर प्रवासी की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश, ये दोनों रचनाएं आती हैं, लेकिन ये डिलीट हुआ था आंसर, क्योंकि एक साहित्य की डायरी को भी इसने क्या माना है? डायरी माना है। जबकि एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? मुक्तिबोध की। लेकिन ये संस्मरणात्मक निबंध है, कहीं ना कहीं उनके ऐसा है बिल्कुल। इसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर लिखे हुए हैं, आपको चैप्टर के नाम याद होने चाहिए, है ना। तो ये डिलीट हो जाएगा। बाकी डायरी साहित्य में इसमें ए और सी सही उत्तर होना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने ए बी सी तीनों सही माना है, याद रखना। ऋण जल और धन जल ये तो खनिज पदार्थ रेणु का रिपोर्टाज है। क्या है ये? रिपोर्टाज, ठीक है, रिपोर्टाज है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रवासी की डायरी 1971 हरिवंश राय बच्चन, एक साहित्य की डायरी 1976, ये गलत है ये, है ना। 1976 गजानन माधव मुक्तिबोध, और दिल्ली मेरा प्रदेश ये भी गलत है ना, रघुवीर सहाय का हो जाएगा ये।
अगला प्रश्न देखो, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, अब वो मेरे लिए हो गई है मनोग्रंथि। यानी किसी के लिए वध करना मनोग्रंथि हो जाए, मतलब पागल हो गया वो तो। और पागल कौन हो गया था इसमें? अश्वत्थामा। ठीक है, मनोग्रंथि कभी नहीं होनी चाहिए। वध करना या किसी प्रकार का पाप करना है ना, तो पहले का हो जाएगा वो अश्वत्थामा। ठीक है, दूसरे का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आज इस परिचय की बेला में सिद्ध हुआ कि झूठ की सारी अनिवार्यता भविष्य की, और अंतिम परिणति में दोनों जर्जर थे। पक्ष चाहे सत्य का हो चाहे असत्य का, और गूंगों के सिवा आज कौन मेरी जय बोलेगा। ये हो जाएगी धृतराष्ट्र की, धृतराष्ट्र की पंक्तियाँ हो जाएगी। यानी कि ए में तो हो गया 4 और डी में हो जाएगा धृतराष्ट्र, है ना। तो ये हो जाएगा एम ए 4 किस में दिया हुआ? एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में। ठीक है, अब देख लेते हैं किसकी किसकी पंक्तियाँ कौन कौन सी थी। वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वो अब मेरे लिए हो गई है मनोग्रंथि। अश्वत्थामा। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठ की सारी अनिवार्यता भविष्य की। ये वृद्ध याचक एक पात्र होता है, उसकी पंक्तियाँ ही हैं। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं पक्ष, चाहे सत्य का हो चाहे असत्य का। युद्धु की पंक्तियाँ ही हैं। और गूंगों के सिवा कौन मेरी जय बोलेगा, धृतराष्ट्र की पंक्तियाँ ही हैं। अंधा युग नाम से गीति नाटक लिखा था 1954 में। आधुनिक विश्व साहित्य की त्रासदी को बताता हुआ नाटक था यह, धर्मवीर भारती का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। ठीक है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ये व्याकरण ग्रंथ है। ये हेमचंद्र ने लिखा था, ये हेमचंद्र का ग्रंथ है ये। ठीक है, 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है ये। 12वीं शताब्दी में हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। कलिकाल सर्वज्ञ। ठीक है, कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है हेमचंद्र को। ठीक है ना, याद रखना। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि सिद्ध साहित्य में किसको कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है, तो शांतिपा का नाम लेना। सरहपा का नाम नहीं आएगा वहाँ पे, किसका नाम आएगा? शांतिपा का। कलिकाल सर्वज्ञ, है ना। उर्वशी के तृतीय अंक के बारे में कौन सा कथन सही है? उर्वशी 1961 में लिखा गया, रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। तीसरे अंक की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। तो तीसरे अंक में क्या होगा? शक्तिशाली और दुर्दुष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं, सही कथन है। उर्वशी मानवीय नहीं अप्सरा है। उर्वशी कहती है कि यह देह भाव भ्रांति है। ये पूर्वा से बोलती है कि यह देह भाव भ्रांति है, यानी कि इस पर विश्वास मत करो। ए और सी ये दोनों कथन सही हो जाएंगे। ये तृतीय अंक के आधार पर ये पंक्तियाँ सही हो जाएगी। उर्वशी, है ना, उर्वशी एक अप्सरा होती है। ठीक है, स्वर्ग से उतरी हुई। ठीक है दोस्तों, ये 90 प्रश्न हमने कर लिए हैं। इसकी आंसर की आपको मतलब उत्तर के साथ यही वाली PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई टॉपिक आपका समझ में नहीं आता हो, भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र या कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझने में दिक्कत आती हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं डिटेल में उनका सॉल्यूशन करवाने की आपको कोशिश करूँगा। अगली बार मिलते हैं किसी दूसरे पेपर के साथ में। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।